रहा है। आम आदमी पार्टी के लीचान में खींचतान शुरू हो गई है। कश्मीर पर प्रशांत भूषण जैसे इनकलाबी लाइन पकड़ने वाले रुकने असेंबली विनोद कुमार बिन्नी ने सबसे पहले तेवर दिखाए, लेकिन ये मामूली तनाजा था। लेकिन आपकी सियासत पर बारीक नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि पार्टी में 3 नजरियात के रहनुमा हैं और तीनों ही अपने अपने हिसाब से फैसले को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। सियासी लाइन तय कराने वाले 2 रहनुमा सबसे अहम है जो एक ही सोच के हैं। योगेंद्र यादव और प्रोफेसर आनंद कुमार दोनों समाजवादी नजरियात के हामिल हैं और लोहिया के नजरियात से मुतासिर रहे हैं। इसलिए ये दोनों आपको लोहिया और किशन पटनायक के नजरियात के मुताबिक चलाने की कोशिशें कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम के 3 रहनुमा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास बायां बाजू नजरियात के हामिल रहनुमा हैं। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तहरीक शुरू हुई तो केजरीवाल ब्रिगेड को संघ की बी टीम बताया जाता था। संघ ने इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए बड़ी मेहनत की थी। वक्त के हिसाब से केजरीवाल ने अपनी राय तब्दील की है, लेकिन कुमार विश्वास और सिसोदिया अब भी दाएं बाजू रुझान वाले रहनुमा हैं। तीसरी सोच प्रशांत भूषण की है। वो सख्त बायां महास रुझान वाले रहनुमा हैं। हालांकि उन्होंने इंतखाबात के बाद कहा था कि आपको बीजेपी के साथ हिमायत से हुकूमत बनानी चाहिए, लेकिन वो अरुंधति राय के असर में नक्सलियों की हिमायत करते हैं और कश्मीर में रेफरेंडम की बात करते हैं। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। अरविंद केजरीवाल का हलफ 2 दिन के लिए मुलतवी हो गया है। अब वो 28 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने वज़रा के साथ हलफ उठाएंगे। इससे कबल उनका 26 दिसंबर को हलफ लेने का प्रोग्राम था। आम आदमी पार्टी की जानिब से हल्फ बर्दारी तकरीब में हिस्सा लेने के लिए अन्ना हजारे को भी मदऊ किया जाएगा। उनके अलावा साबिक IPS अफसर और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ी रही किरण बेदी और अदालत उस्मा के साबिक जज जस्टिस संतोष हेगड़े को भी दावतनामा भेजा जाएगा। अरविंद केजरीवाल 6 वज़रा के साथ हलफ उठाएंगे। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी वाज़ेह कर दिया है कि वो आम आदमी पार्टी को दिए गए हिमायत से पीछे नहीं हटेगी। इससे पहले पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी के बयान से तसब्बुब का माहौल पैदा हो गया था। उन्होंने कहा था कि इस फैसले से पार्टी के कुछ लोग मुतमईन नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर कलमदान को लेकर शुरू हुआ तनाजा खत्म हो गया है। वजीर नहीं बनाए जाने से नाराज रुकने असेंबली विनोद कुमार बिन्नी ने कहा है कि उनका पार्टी की क़यादत से कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी की जानिब से उनको जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो उसे पूरी तरह से अंजाम देंगे। ये तनाजा खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी की जानिब से 6 वज़रा की फहरिस्त लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दी गई है। केजरीवाल की कैबिनेट सबसे कम उम्र की होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजी गई फहरिस्त में केजरीवाल के सबसे करीबी साथी मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, राखी बिरला, सत्येंद्र जैन और गिरीश सोनी का नाम शामिल है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हुकूमत के हलफ लेने के 24 घंटे के अंदर वादों पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर हर घर में 700 लीटर मुफ्त पानी देने के वादे पर अमल हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि पार्टी की तरजीह बिजली कंपनियों के ऑडिट कराने की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बनते ही बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों की ऑडिट शुरू करवाई जाएगी। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि हुकूमत जन लोकपाल बिल पास करने के अपने अज़्म पर कायम है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक ज़ाब्ते के मुताबिक किसी भी बिल को पास कराने से पहले उसे मरकजी हुकूमत की मंजूरी हासिल करनी होती है। उन्होंने इस ज़ाब्ते को गलत बताया है। फौज ने जम्मू कश्मीर के माछिल में हुए मुबैना फर्जी तसादुम मामले में 6 फौजी अहलकारों का कोर्ट मार्शल करने का हुक्म दिया है। माछिल में हुए तसादुम के बाद वादी कश्मीर में 2 महीने की तहरीक शुरू हो गई थी। फौज की जानिब से बताया गया है कि इस तसादुम में शामिल 6 लोगों के खिलाफ कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। जिन फौजी अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है उनमें 2 अफसर और 4 जवान शामिल हैं। 30 अप्रैल 2011 को हुए इस तसादुम में 3 लोग मारे गए थे। फौज की जानिब से दावा किया गया था कि ये दरअंदाज हैं, लेकिन बाद में उनकी शनाख्त मुकामी शहरियों के तौर पर हुई। वीजा फर्जी मामले के इल्जाम में फंसे हिंदुस्तानी सफारतकार देवयानी खोबरागड़े के वकील ने दावा किया है कि अमेरिकी अफसरान ने हिंदुस्तानी सफारतकार के मामले में संगीन गलतियां की हैं।
उनके वकील डैनियल आर्शचक ने कहा है कि अमेरिका के वफाकी एजेंट ने नौकरानी की तनख्वाह के बारे में दी गई इत्तला के कागजात को पढ़ने में बड़ी गलती की है। वकील का दावा है कि वफाकी एजेंट मार्क स्मिथ ने गलती से ये पढ़ लिया कि नौकरानी संगीता रिचर्ड को बतौर तनख्वाह $4,500 दिए जाने की बात है, जबकि वो उनकी तकर्री को अमेरिका में मिलने वाले बेसिक तनख्वाह के बारे में थी। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि घरेलू काम करने वालों की तनख्वाह भत्ते के बारे में हिंद अमेरिका के बीच दोतरफा बातचीत में गौर किया जाएगा। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश हैं बड़े चैलेंजेस, आखिर क्या है इनका हल? ईटीवी उर्दू पर जस्टिस जीएस सिंघवी की सदारत में मुबाहिसा, शुबा अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी, 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे फुटेज क्लॉक्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूलें दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें वह घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की रिपोर्ट महाराष्ट्र हुकूमत ने खारिज की तो ये बहस हुई कि साबिक वजीर आला अशोक चौहान को बचाने के लिए ये रिपोर्ट खारिज की गई है, लेकिन दरअसल अकेले अशोक चौहान को बचाना मकसद नहीं है। जराये का कहना है कि साफ सुथरी शबीह वाले वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के दबाव में इस रिपोर्ट को खारिज किया। पहले वो 8 महीने तक रिपोर्ट को दबाए रहे और जब इसे असेंबली में पेश करने की मजबूरी आई तो उन्होंने पहले कैबिनेट की मीटिंग में इसे खारिज कराया। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे समेत कांग्रेस के 4 साबिक वज़ीर आला इस रिपोर्ट में निशाने पर आ रहे थे। इस रिपोर्ट से घिरने वाले 5वें साबिक वजीर आला मनोहर जोशी हैं। वो भी इन दिनों शिवसेना में अलग थलग हैं और उनकी भी कांग्रेस की हलीफ जमात एनसीपी में चले जाने पर बहस चल रही है। इन सबको बचाने के मकसद से रिपोर्ट खारिज हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को लेकर जबरदस्त अंदाज में अपना मौकफ तब्दील किया है। इंतखाबी नताइज के फौरन बाद बीजेपी ने आपके तय सद्भाव दिखाया था और ये भी कहा था कि आपको हुकूमत बनानी चाहिए, लेकिन जब आपने कांग्रेस की हिमायत से हुकूमत बनाने का दावा कर दिया तो बीजेपी रहनुमा इसे नाजायज इत्तेहाद बताने लगे। दरअसल बीजेपी लीचान का कहना है कि उनको अंदाजा नहीं था कि केजरीवाल कांग्रेस की हिमायत ले लेंगे। बीजेपी रहनुमा ये तय मान रहे थे कि हुकूमत नहीं
नहीं बनेगी और मई में लोकसभा के साथ साथ असेंबली का भी इलेक्शन हो जाएगा और उस वक्त बीजेपी दोनों इलेक्शन जीत जाएगी। लेकिन जब केजरीवाल ने कांग्रेस की हिमायत कबूल कर ली तो बीजेपी ली जान को लगा कि फिर एक बार इक़्तिदार हाथ से निकल गया। ऊपर से केजरीवाल की पार्टी को असेंबली इलेक्शन का टेंशन नहीं रहेगा तो वो लोकसभा में भी बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद 2 नंबर के महत्व का राज्य बिहार है। नरेंद्र मोदी और उनके खिलाफ वाली सेकुलर ताकतों को बिहार में ही एक दूसरे को निपटाना है। बिहार का असर झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी होगा। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। हिंदुस्तान की सियासत के लिहाज से नंबर 1 रियासत बिहार है। आमतौर पर सियासत की हवा बनाने बिगाड़ने का काम बिहार से होता है। इसलिए जब इस बात पर बहस छिड़ी थी कि कांग्रेस पार्टी और बिहार में बरसर इख्तियार जनता दल यू का इत्तेहाद होगा तो लग रहा था कि इससे कांग्रेस की हवा बनेगी, उसकी छवि पर लगा दाग धुलेगा। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव अलग थलग होंगे और नरेंद्र मोदी को रोकने का संजीदा मुहिम चलाई जाएगी। लेकिन अब बाजी पलट गई दिख रही है। नीतीश कुमार ने अपने आप को गैर कांग्रेसवाद की सियासत पर आगे बढ़ा दिया है। 4 रियासतों के इंतखाबी नतीजों के फौरन बाद उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में कांग्रेस मुखालिफ लहर है। उन्होंने अपनी जानिब से कांग्रेस के लिए रास्ता बंद कर दिया। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का फर्क यह है कि 4 रियासतों के नतीजों के बाद भी लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ इत्तेहाद चाहते हैं और कांग्रेस जिसे वजारत उस्मा का दावेदार पेश करेगी वो उसकी हिमायत करने को तैयार है। जाहिर है लालू प्रसाद यादव का ये ऐलान कांग्रेसी लीडरान को अच्छा लगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिस वक्त कांग्रेस आरजेडी एलजेपी इत्तेहाद की बात कतई मुकाम पर पहुंचती हुई दिख रही थी, उसी वक्त इसमें खटपट की खबरें भी आने लगी। बिहार रियासत की कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी से मिलने दिल्ली आए और उसके बाद लौटकर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस बिहार की तमाम 40 सीटों पर तन्हा इलेक्शन लड़ेगी। लालू प्रसाद यादव के साथ इत्तेहाद के सबसे पक्के हामी बताए जा रहे रियासती सदर अशोक चौधरी ने खुद कहा कि कांग्रेस तमाम सीटों पर तन्हा इलेक्शन लड़ेगी। दूसरी जानिब आरजेडी और लोजपा के बीच भी कशीदगी की खबरें आईं। लोजपा ने आरजेडी के सीनियर रहनुमा रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया। रघुवंश प्रसाद ने कहा कि लोजपा पहले उम्मीदवार ले आए, लेकिन इससे भी ज्यादा नाराजगी इस बात से है कि लालू प्रसाद लोजपा को 3-4 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते, जबकि पिछली बार लोजपा 12 सीटों पर इलेक्शन लड़ी थी। बहरहाल कांग्रेस आरजेडी और लोजपा के बीच चल रही खींचतान के बावजूद अंदाजा है कि तीनों पार्टियों का इत्तेहाद हो जाएगा। जराए का मानना है कि तीनों पार्टियां अपनी पोजीशनिंग कर रही हैं। लोजपा को कम से कम 6 सीटें चाहिए और कांग्रेसी रहनुमा भी 10 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा एनसीपी और सीपीआई माले के लिए भी एक सीट छोड़ने की बात है। इसके बाद आरजेडी के पास सिर्फ 22 सीटें बचेंगी। लेकिन अगर कांग्रेस और एलजेपी अपनी बात पर अड़े रहे तो बिहार में सियासी तनासुब बुरी तरह से मुतासिर होगा। इन तीनों पार्टियों के बीच अगर तालमेल नहीं होता है तो दूसरा तनासुब बनाए जाने पर गौर चल रहा है। रामविलास पासवान की पार्टी का इत्तेहाद जदयू के साथ हो सकता है और साथ ही जेडीयू ने सीपीआई के लिए भी अपने दरवाजे खोले हैं। बहरहाल जैसा तनासुब बनेगा, बरादरी के हिसाब से तनासुब भी उसी हिसाब से मुतासिर रहेगा। आरजेडी और जदयू दोनों का जोर इस बात पर रहेगा कि बीजेपी को रोकना है, लेकिन अगर आरजेडी और कांग्रेस का इत्तेहाद नहीं होता है और मुकाबला चार रुखी बन जाता है तो बिहार में बीजेपी को रोकना मुश्किल होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद लालू, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बिहार अखाड़े पर चर्चा करेंगे। यहां डोली गुजरती है तो सन्नाटा है संगीत। दुल्हन की विदाई में हत्यारों की तस्करी यहां की रीत। रण की रेत पर रक्त से रची प्रेम की दास्तां। रंग रसिया 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश हैं बड़े चैलेंजेस, आखिर क्या है इनका हल? ईटीवी उर्दू पर जस्टिस जीएस सिंघवी की सदारत में मुबाहिसा
शुबा अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे होटल क्लार्क्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ETV उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। कईयों का ख्याल था कि मई 2014 की लड़ाई में नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार के मुकाबले का सीन बनेगा। लालू प्रसाद यादव जेल में बंद रहेंगे, कांग्रेस और जनता दल यू में अलायंस होगा। अचानक अब सब कुछ बदलता लगता है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय है। नवीन जी, विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार ने कांग्रेस की आलोचना का जो बयान दिया और कहा कि उनके कांग्रेस के खिलाफ माहौल है पूरे देश में, एंटी इनकम्बेंसी बहुत गहरी है, ये एक उनका इस तरह का बयान देना और उसके बाद लालू प्रसाद यादव का जमानत के बाद जेल से छूट जाना, क्या लगता नहीं है कि बिहार की राजनीति में बहुत बुनियादी परिवर्तन होने वाला है? देखिए, जिस तरह आपका कहना सही है, क्योंकि लालू प्रसाद का जेल से छूटना हमको लगता है कि सबसे बड़ी घटना मानी जाएगी बिहार की राजनीति के लिए जी। और वो अब निश्चित है कि वो बहुत एग्रेसिव तरीके से जी नरेंद्र मोदी की आलोचना करेंगे और बीजेपी के एंटी बीजेपी प्लान को ऑक्युपाई करने की कोशिश करेंगे। बिहार में अब नंबर 1 उस नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ में हल्ला बोल में वो नंबर 1 हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो जेल जाने के पहले लालू यादव थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ गए थे। वो नहीं चाहते थे कि पॉलिटिकल क्लास को एंटागोनाइज करें, क्योंकि उनका अपना फ्यूचर अनसर्टन दिखाई दे रहा था, संकट में थे। लेकिन हमारी जो जानकारी है कि लालू प्रसाद को जैसे सूचना मिली कि उनका बेल हो गया, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हेड ऑन वो टेक ऑन करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का एंटी कांग्रेस जो बयान आ रहा है उनकी जेडीयू की तरफ से, वो एक तरह की इशारा कर रही है कि बिहार में जो है नीतीश कुमार अलग, बीजेपी अलग और लालू प्रसाद और कांग्रेस शायद एक साथ हो गए। मतलब अब ये इसके पूरे ज्यादा आसार है कि कांग्रेस और लालू प्रसाद और रामविलास पासवान तीनों का अलायंस बन जाए वहां। ये इसके ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के नाते उनसे दूरी बना ली है उस घोषणा के बाद। कुछ दिनों पहले से ही आश्वास लग रहा था, हमारी भी जेडीयू के जो नेताओं से बात हुई थी, काफी सीनियर नेताओं से, लग रहा था कि वो लोग इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे कि वो किस तरह का इलेक्शन का रिजल्ट आता है, और शायद वो बहुत कीन नहीं थे इस बात के लिए कि कांग्रेस से अलायंस हो, इसके लिए बहुत ज्यादा डिस्प्रेशन नहीं दिखाई दे रही पर ऐसे नहीं थे तो क्या इसका मतलब नीतीश कुमार की 100% अकेले चुनाव लड़के जीतने की तैयारियां रणनीति है, नीचे जमीनी आधार है? इलेक्शन उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे अनुसार, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी जो नरेंद्र मोदी के द्वारा मैसिव तरीके से गैल्वेनाइज की जाएगी, दूसरा एग्रेसिव लालू प्रसाद यादव। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का अकेले लड़ना और अकेले, और एक तरह से वो अपने, पर इसके पीछे शायद ये रणनीति कि वो गैर कांग्रेसवाद और गैर भाजपावाद के नेता बनते हुए क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, वो वाली राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, वो सक्सेसफुल हुई थी, लालू प्रसाद ने उस राजनीति को बिहार में सक्सेसफुल किया था। वो इस कारण से कर पाए थे क्योंकि सारे अपोजिशन के लोग, एंटी बीजेपी लोग सारे एक प्लेटफॉर्म पर थे और एंटी कांग्रेस के लोग एक सब काफी हद तक। लेकिन आज के दिन में परिस्थिति बदल गई है। नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो चुके हैं, एक सेक्शन ऑफ अपर कास्ट उनसे अलग हो चुका है। अब ये लड़ाई होगी मुस्लिम वोटों की लड़ाई बिहार में। तो क्या ये मुस्लिम वोट की लड़ाई में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में कौन आगे रहता है? अगर नीतीश कुमार का कांग्रेस से अलायंस हो जाता है
तो ऐसी स्थिति में परिस्थिति बदल सकती है। नहीं, अब ज्यादा चांस यही मानिए आप कि लालू प्रसाद और कांग्रेस के बीच में अलायंस हो रहा है। हाँ, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। नहीं, तो वही मेरा कहना है कि क्या फिर वो जमीनी तौर पर मुस्लिम वोट का मामला हो, अति पिछड़ों का मामला हो, ये जो दलित वोट वाला मामला हो, क्या जमीनी तौर पर लालू प्रसाद यादव बनाम नीतीश कुमार के बीच में ज्यादा मुकाबला होगा या दोनों का फोकस बीजेपी की तरफ होगा? आखिर जमीनी तौर पर लड़ाई किस तरह लड़ी जाएगी? देखिए, इन दोनों का फोकस बीजेपी की तरफ रहेगा, काहे कि कॉमन वो दिखावे के लिए, हाँ, वो दिखावे के लिए मुस्लिम वोट की राजनीति में कॉमन एनिमी बीजेपी रहेगी। लेकिन दोनों को ये भी करना होगा कि एक सेक्शन ऑफ अपर कास्ट को वोट चाहिए। तो ये बहुत बड़ा इंट्रिकेट पॉलिटिक्स होगा बिहार में, काफी फ्लूइड सिचुएशन रहेगी। और जो लोग कुछ दिन पहले तक लालू प्रसाद को राइट ऑफ कर रहे थे, उनको रीथिंक करना पड़ेगा इस डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि मेरा मानना है कि लालू प्रसाद एक बहुत बड़े पावरफुल फोर्स के रूप में इस बेल के बाद वो उभरेंगे। और वो ये तय माना जाए कि जो मतलब जो ओबीसी जो राजनीति है और जो मुस्लिम माइनॉरिटी वाली राजनीति, उसमें वोटों की लड़ाई जो है नीतीश वर्सेस लालू प्रसाद यादव में ही होगी अभी ज्यादा, या इसमें हो सकती है। देखिए, क्या ओबीसी के मामले में नरेंद्र मोदी का भी और भाजपा भी अपनी पूरी राजनीति करेगी? देखिए, बिहार में भाजपा हमेशा जो है ओबीसी का एक चंक जो है भाजपा से समर्थक रहा है। लेकिन अगर ये आप मानते हैं कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स करेंगे और कांग्रेस भी, और तीनों अगर सिंसियर है इस बात के लिए कि नरेंद्र मोदी को रोकना है, तब तो बिहार के वोटर ये चाहेंगे कि तीनों एक प्लेटफॉर्म पर आए, तीनों हाथ बढ़ाए। देखिए, कई स्टेटमेंट आए हैं इस दिशा में कि दोनों को, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को एक प्लेटफॉर्म पर आना। लेकिन ये तो व्यवहारिक नहीं है, इसमें कोई 1% भी कोई व्यवहारिकता देखते हैं इस तरह की बात में? तो देखिए, राजनीति में हम नहीं मानते हैं कि कोई भी चीज असंभव है, क्योंकि दोनों अगर ये रियलाइज करेंगे कि दोनों कहीं ना कहीं कमजोर हैं बीजेपी को रोकने में, तो व्यवहारिक रूप में हमको लगता है कि देखिए, कहीं ना कहीं दोनों पक्ष से कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, देखिए, वो तो एक तरह से पूरा बिहार की राजनीति का ध्रुवीकरण, मतलब वो तो फिर भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा शायद एडवांटेज वाली बात स्थिति बनेगी। हाँ, वो बहुत ज्यादा सांप्रदायिक चीजें हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कहना हो कि क्या सिचुएशन। लेकिन मोटे तौर पर आज की मौजूदा सियासी हालात में आपको मानना है कि नीतीश कुमार कॉन्फिडेंस में है कि वो अकेले अपने बूते चमत्कार दिखा सकते हैं? कोई भी नेता किसी भी परिस्थिति में कितना भी डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में रहेगा, कोई भी नेता हो, स्पेशली नीतीश कुमार तरह का नेता कभी ये शो नहीं करेगा कि वो ही बैटलिंग अगेंस्ट द ऑड्स। नहीं, मेरा मानना है, मैं इसलिए सिचुएशन है कुछ ही दिन, मतलब 2009 में ही लालू प्रसाद यादव ने अकेले गए थे, अकेले जाने का फैसला किया, उसके जो उनको नतीजे भुगतने पड़े, वैसी स्थिति, वैसा कुछ अंदाज, मतलब वो सबक नीतीश कुमार ने अपने दिमाग में नहीं बैठाया हुआ कि 2009 में लालू ने जो गलती की वही मैं अब कर रहा हूं, तो मैं सुधारूं उसको। देखिए, कभी कभी होता है कि पॉलिटिक्स में कोई ऑप्शंस नहीं रह जाते हैं। नीतीश कुमार ने अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर लिए थे जब उन्होंने ये स्टैंड ले लिया कि नरेंद्र मोदी जब बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट रहेंगे तो एनडीए में नहीं रहेंगे, तो उसके बाद उनके पास सारे ऑप्शन खत्म कर दिए, क्लोज कर दिए। कांग्रेस से भी क्लोज कर लिए, तो अब अकेले ही लड़ रहा है उनको। कांग्रेस से अभी हम नहीं मानते कंप्लीट क्लोज हो गया, लेकिन जिस दिशा की तरफ राजनीति जा रही है उस दिशा में वो वर्चुअली लग रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के अलायंस हो सकता है। और या नीतीश कुमार प्रीफर ये करेंगे, वो तो डेफिनेटली प्रेफर ये करेंगे कि कांग्रेस एलोन लड़े बिहार। जी नवीन जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे
सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश हैं बड़े चैलेंजेस, आखिर क्या है इनका हल? ईटीवी उर्दू पर जस्टिस जीएस सिंघवी की सदारत में मुबाहिसा, शुबाए अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे होटल क्लार्क्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं ऑर्किड रेसिडेंसी वेयर लाइफ कम्स अलाइव। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी मंजर। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। पूरी दुनिया में आज क्रिसमस की धूम। ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल्लहम में क्रिसमस की तकारीब का रिवायती अंदाज में नक़ाद। क्रिसमस के मौके पर पोप फ्रांसिस का खिताब। शाम में तशद्दुद के खात्मे पर दिया जोर। इमदाद की फराहमी की इजाजत के लिए की अपील। इराक के दरा में क्रिसमस मास के दौरान एक चर्च के पास कार बम धमाका, 26 अफराद हलाक और 38 जख्मी। और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने संगीन तशद्दुद के बाद जनूबी सूडान में अमन फौज में इजाफे को दी मंजूरी। और खबरें तफसील से। ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल्लहम में क्रिसमस की तकरीब में इस साल हजारों ईसाइयों ने शिरकत की। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर कंट्रोल इलाके मगरबी किनारे में मौजूद इस कलीसा में ज़ायरीन की कसीर तादाद को खुश आइंद समझा जा रहा है। मगरबी किनारे के तारीखी शहर बैतुल्लहम में ईसाइयों की एक बड़ी तादाद क्रिसमस त्यौहार मनाने के लिए जमा हुई। साल 2005 की दूसरी तहरीक इंतिफादा के बाद बैतुल्लहम का कलीसा पहली बार खचाखच भरा हुआ था। साल 2000 में तहरीक इंतिफादा के बाद जियारत के लिए इस कलीसा को आने वालों की तादाद कम हो गई थी। हजारों ज़ायरीन इस कलीसा यानी चर्च ऑफ नेटिविटी में मंगल की रात से ही जमा थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही यहाँ ईसा मसीह की पैदाइश की खुशियां मनाई गई। इस रोमन कैथोलिक कलीसा के पादरी अलबतर यर्क फवाद तवाल ने क्रिसमस की तकरीब शुरू की। ईसा मसीह की पैदाइश की खुशी में गाए जाने वाले नगमों से कलीसा गूंज उठा। याद रहे कि ये वही कलीसा है जिसमें ईसाइयों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। गौरतलब है कि ये कलीसा फिलिस्तीनी अथॉरिटी के कंट्रोल वाले इलाके में मौजूद है। ताहम कलीसा में दाखिले की इजाजत इसराइल से लेनी पड़ती है। इसराइल के कंट्रोल वाले शहर यरूशलेम से ये चर्च 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। क्रिसमस के मौके पर वस्ती मगरबी किनारे के तमाम होटलें ईसा मसीह के जाए पैदाइश की ज़ियारत करने वालों से भरी हुई थी। ईसाई ज़ायरीन की बड़ी तादाद इलाके में अमन की सूरत हाल की मजहर है। यहाँ क्रिसमस त्योहार के लिए ईसाइयों की कसीर तादाद की शिरकत को खुश आइंद तस्वुर किया जा रहा है। फलस्तीनी कॉज के लिए काम करने वाले लीडरों ने उम्मीद जाहिर की कि अमन की सूरत हाल और फलस्तीन व इसराइल के बीच मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा साल आजाद फलस्तीन का क़याम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों ने क्रिसमस का त्यौहार मनाया। घर बार से दूर फौजियों ने घर जाने की शदीद ख्वाहिश का इजहार किया। दूसरी जानिब उर्दून में पनाह लिए हुए शामी फौजियों ने उर्दून में क्रिसमस की खुशियां बिखेरने की कोशिश की। इस मौके पर शामी पनाह गुज़ीरों ने मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली की उम्मीद जताई। अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी फौजियों और इत्तेहादी फौजियों ने क्रिसमस का त्यौहार मनाया। अमरीकी फौजियों ने काबुल के वस्त में सिफारत खाने से कुछ फासले पर वाक़े मिलिट्री बेस पर क्रिसमस की खुशियां मनाई। फौजियों के लिए खुसूसी ज़ोहराने का इंतजाम किया गया था। इस मौके पर जंग की सूरत हाल से नाला फौजियों को घर की याद ने परेशान कर दिया।
It's Merry Christmas. Can't wait to see them again. It's been almost a year, and I'll be glad to see them again once again. Merry Christmas. Merry Christmas. I miss y'all so much, but I will be home next year, and we'll be together for the next Christmas. याद रहे कि अमरीकी फौजियों की एक बड़ी तादाद गुज़िश्ता 13 साल से अफगानिस्तान में ही क्रिसमस का त्यौहार मनाती आ रही है। उम्मीद की जा सकती है कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों का ये आखिरी क्रिसमस होगा, क्योंकि आइंदा साल से अमरीकी फौजियों का इनकलाब शुरू हो जाएगा। क्रिसमस के रोज अव्वलीन सातों में अमरीकी फौजियों के अड्डे पर गोलियां चली। ताहम अमरीकी सिफारत खाने से जारी एक बयान के मुताबिक इस वाक़े